नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए अशोक सक्सेना जी द्वारा रचित कहानी ओवर एज। शर्ट में साबुन घिसता मेरा हाथ एक क्षण को रुक गया। इस तंग कोठरी नुमा गुसलखाने में किवाड़ के पीछे रखी बाल्टी खिसकाते हुए मैंने किवाड़ थोड़ा खुला रहने दिया। अब पिताजी की झुंझलाहट भरी तेज आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। अरे, इस घर को क्या धर्मशाला समझ रखा है? सुबह शाम आना और खा पीकर निकल जाना। रात देर तक आवारागर्दी करते घूमेंगे और सुबह 9 बजे तक गधों की तरह पड़कर सोएंगे। तीसरा कोई काम नहीं। अभी तक तो मैं किसी तरह गाड़ी खींच रहा हूँ। समझ में नहीं आता कि इस तरह ये दोनों किस तरह जिंदगी पार करेंगे। पिताजी रोज की तरह ऑफिस जाने से पहले हम दोनों का गुस्सा अम्मा पर उतार रहे थे। मैं कहता हूँ तुम इन सपूत से कहती क्यों नहीं? मैं आखिर कब तक भाड़ झोंकूंगा? क्या कहूँ? दोनों बराबर के हो गए हैं, समझदार हैं। खुद बेचारे इधर उधर भाग दौड़ करते रहते हैं। हमारा तो नसीब ही खोटा है। अम्मा का स्वर ठंडा था। अरे, नसीब को क्यों रोती हो? यूं क्यों नहीं कहती कि दोनों हरामखोर हैं? कोई घर आकर तो नौकरी का परवाना दे नहीं जाएगा, कोशिश तो करनी पड़ती है। अम्मा चौके में बर्तन मांज रही थी। पिताजी हम दोनों भाइयों के निकम्मेपन को पर झींकते रहे और अम्मा जैसा कि उसने आदत बना ली थी चुपचाप सुनती रही। प्रतिवाद करने की ताकत वह कब की खो चुकी थी। पिताजी जब 10 बार पूछते तब वह किसी बात का एक बार जवाब देती। मैंने कभी अम्मा को बहुत खुश नहीं देखा। वह बहुत किफ़ायत से चलती। कम से कम खर्च में पति और बच्चों को अच्छा से अच्छा खिला पहना सके, इसके लिए इससे बड़े सुख की कोई बात न थी। काफ़ी कतर ब्योत के बाद महीने के अंत में वह थोड़े बहुत रुपए बचा पाती, लेकिन उसका यह संतोष सुख कुछ दिनों की राहत भर देता। वह शायद हमेशा सोच विचार में डूबी रहती कि और जो सोचती वह कभी पूरा नहीं होता। इसी मृग तृष्णा से उसकी उम्र कट रही थी। मैं गुसल खाने से कपड़े धोकर सुखाने जा रहा था कि पिताजी से सामना हो गया। फाइलों से भारी बस्ते का बोझ उठाए वे आंगन में रखी साइकिल की तरफ बढ़ गए। गीले कपड़े यूं ही अलगनी पर डालकर मैंने साइकिल बाहर निकाल दी। कैरियर पर बस्ता लगाते हुए उन्होंने पूछा, गिलास फैक्ट्री गए थे? हाँ, कल हो आया, मैंने कहा। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? क्या कहा? गुप्ता से नहीं मिले? ऑफिस में कोई जगह खाली नहीं है। टाइपिस्ट की जगह 3 दिन पहले भर चुकी। अरे, मैं हफ्ते भर से कह रहा हूँ भाई, अर्जी लिख कर दिया और दे आओ। ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आता। आज गुप्ता मैनेजर है तो कर जाएगा, लेकिन यहाँ सुनता ही कौन है? पिताजी ना जाने क्या क्या बकते रहे। मैं जल भुनकर रह गया। कह तो ऐसे रहे थे जैसे खुद गवर्नर है और गुप्ता इनके बाप का दिया खाता है जो इनकी बात टाल नहीं सकता। साले ने सीधे मुंह तो बात तक न की। हाँ हाँ, ठीक है, आप माथुर साहब के लड़के हैं, जानता हूँ भाई, उनको खूब जानता हूँ, साथ पढ़े हैं हम लोग। आपके पिताजी ने मुझसे शायद आपके बारे में जिक्र किया था, पर आप काफ़ी देर से आए। मैंने 3 दिन पहले ही टाइपिस्ट रखा है। आप मिलते रहिए, कोई जगह खाली होगी तो देखूंगा। मौके से फ़ायदा उठाना कब सीखोगे? क्या यूं ही सारी ज़िंदगी बेकार बैठकर आवारागर्दी करते रहोगे? पिताजी का मूड बुरी तरह चौपट नजर आ रहा था। आमतौर पर दफ्तरों से लौटते हुए लोग बेहद थके, सुस्त और उदास होते हैं, लेकिन पिताजी का हाल बिल्कुल उल्टा था। सुबह सुबह ऑफिस जाते हुए इस तरह घर से निकलते गोया एकाएक सिर पर आ पड़ता है। कोई बोला वैसे टालने जा रहे हैं। ठीक है, खूब मनमानी करो तुम लोग। तुम्हारी लापरवाही तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैं हमेशा थोड़ी बैठे रहूंगा, भुगतना तो तुम लोगों को पड़ेगा। पिताजी साइकिल लिए आगे बढ़ गए। मैं उनके झुके हुए कंधों और काली कृष्णकाय आकृति को देर तक घिसटते हुए देखता रहा। अम्मा, 10 रुपए की सख्त ज़रूरत है, तुम्हारे पास हो तो? मेरी आवाज़ में घुलाई रिरियाहट से अम्मा की आंखों में असीम वेदना तैर गई। मैं तुम्हें 2-4 दिन में वापस कर दूंगा, मैंने जल्दी में कहा तो वह धीरे से हंस दी। मुझे लगा जैसे अम्मा की आंखें कह रही हों, कहाँ से वापस कर देगा? अरे, रुपए पैसे की ज़रूरत होती है तो इनसे क्यों नहीं कहता? मेरे पास इतने रुपए कहाँ रखे हैं? कल ही तो 50 रुपए दिए थे, क्या कराया? मैं क्या सफाई देता कि कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था, जिसमें 35 रुपए की फ़ीस के हो गए। 8 रुपए के 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और 5 रुपए की डाक रजिस्ट्री। बाकी बचे 2 रुपए जो मेरी जेब में अब भी पड़े हैं। निकाल कर मैंने अम्मा के हाथ में थमा दिए। कल के रुपए में से ये 2 बचे हैं। सिर्फ 2?
अम्मा ने किंचित आश्चर्य से पूछा। नौकरी के लिए फॉर्म भरा था, उसी में लग गए? 35 रुपये तो फीस ही थी, मैंने कहा तो वह पस्त आवाज में बोली। आजकल तो ये धंधा बना लिया, यहाँ फार्म भरी वहाँ फार्म भरो, नौकरी चाकरी कुछ मिलती नहीं, हर बार 150 का जूता जरूर लग जाता है। अम्मा उठकर कमरे में चली गई। हाथ में ली हुई फाइल मैंने अकारण खोल डाली। प्रमाण पत्रों के पुलिंदे को उलट पुलट कर देख गया। हॉकी टीम का कप्तान, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम, कॉलेज की कल्चरल एसोसिएशन का सेक्रेटरी, हाथ की सुंदर लिखावट में अंकित एमए बीए की डिग्रियां, एनसीसी का बीए श्रेणी का सर्टिफिकेट, सन 78 का सर्वश्रेष्ठ स्काउट। मन में आया कि सारे प्रमाण पत्रों के टुकड़े टुकड़े कर कूड़ेदान में फेंक दूं या चिनिया बनाकर आकाश में उछाल दूं। अम्मा ने 10 रुपये का नोट मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, ना जाने कैसी कैसी 150 रुपये आड़े वक्त के लिए जमा किए थे। ये ले, आखिरी बचा था, चल छुट्टी हुई। अम्मा के हाथ से मैंने नोट ले लिया, लेकिन जल्दी तय नहीं कर पाया कि करूं क्या। इच्छा तो हो रही थी कि रुपए वापस कर दूं, कह दूं कि अपने रुपए रख लो आड़े वक्त के लिए, टाइप टेस्ट अब नहीं, अगली टर्न पर हो जाएगा। लेकिन हाथ में कसमसाते 10 के नोट ने सोचने को मजबूर कर दिया। 6 महीने टाइप सीखने के बाद तो आज टाइप टेस्ट का चांस मिला है। क्षणिक आवेश में इसे यूं ही हाथ से निकल जाने देना महज बेवकूफ़ी होगी, और फिर कभी ना कभी तो नौकरी मिलेगी। अम्मा का सारा भरोसा एक साथ भर जाएगा। फिलहाल 150 की ट्यूशन पकड़कर अपना खर्च तो निकाल ही सकता हूँ। मन को झूठी तसल्ली देते हुए किसी बेहया की तरह घर से निकला। चलते समय अम्मा ने कहा, शाम को जल्दी लौटना। उस शाम मैं 4 बजे तक घर लौट आया, लेकिन पिताजी कुछ देर से ही आए। उस दिन उन्हें ऑफिस से लौटते हुए देर हो गई थी। शशि और सुधीर खाना खाकर पढ़ने बैठ गए थे। इन दिनों दोनों की परीक्षाएं चल रही थी। कमरे में दीपू की धमा चौकड़ी से परेशान दोनों किताबें बंद करके पिताजी का इंतजार कर रहे थे। घर भर में दीपू डरता है तो सिर्फ पिताजी से। मेरी डांट फटकार का उस पर कोई खास असर नहीं होता। अम्मा का तो बिल्कुल नहीं। उसकी शैतानियों से तंग आकर कभी शशि या सुधीर उस पर हाथ छोड़ बैठे तो वह रो रो कर जी हल्कान कर लेता है। इम्तिहान के दिनों में यह आफत कौन मोल ले देकर यही एक कमरा है, एक रूम और किचन में। इससे शानदार फ्लैट में हम लोग उसी तरह रह रहे हैं जिस तरह इस देश के लाखों नौकरी पेशा लोग इतनी जगह में आराम से गुजर करते हैं। पहले हम लोग तुर्कमान गेट के पास एक मकान में किराए पर रहते थे। मेरा बचपन वहीं गुजरा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 7वीं में पढ़ता था, तब पिताजी को यह क्वार्टर अलॉट हुआ था। उन दिनों दिल्ली में क्वार्टर की आज जितनी परेशानी नहीं थी। शुरू में अपने क्वार्टर पर एक कमरा हम भाई बहनों के पढ़ने के लिए रखा गया था, लेकिन कुछ समय बाद पिताजी ने 150 रुपये महीने पर वह कमरा किराए पर उठा दिया। आज तो उस कमरे से 300 रुपये महीने आते हैं। इसे खाली कराकर स्टडी रूम बनाने की बात तो शायद सोची भी नहीं जा सकती। चारपाई पर बेसुध सोए दीपू को रजाई उड़ाकर अम्मा ने बिछौना ठीक कर दिया। चूल्हे चौके के कामकाज से फुर्सत पाकर वह सुस्ताने बैठ गई थी। पिताजी रात को करीब 9 बजे आए तो ऊँघता हुआ कमरा जैसे एकाएक जागकर बैठ गया। आज इतनी देर कैसे हो गई पापा? शशि ने पूछा। कुछ खास बात नहीं थी बेटे। दोपहर को खन्ना बाबू की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उसी की कॉन्डोलेंस मीटिंग के सिलसिले में देर हो गई। पिताजी के स्वर को काफ़ी सहज और हल्का बनाना चाहा। बहुत बुरा हुआ। क्या उम्र रही होगी? अम्मा ने उठते हुए पूछा। मुश्किल से 50 पार किए होंगे। औरत और 4 बच्चे छोड़कर गए। हे ईश्वर, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। अम्मा भावुक हो उठी थी। बेचारा तो मरकर मुल्तान पहुंचा। बुरा तो घर वालों के साथ हुआ। हाँ, इतना जरूर है कि उसकी जगह सरकार उसके लड़के को नौकरी पर लगा देगी। अरे आग लगे ऐसी नौकरी में, अम्मा ने घृणा से भरकर कहा। क्यों, इसमें क्या बुराई है? खन्ना अब नहीं तो रिटायर होने के बाद मरते। अब कम से कम बेटे को नौकरी तो दिला गए, सुधीर ने अवज्ञा से कहा। वास्तव में अजीब बात है। बेचारा कई साल से फाय फाय कर रहा था। लड़के की नौकरी के लिए भाग दौड़ में उसने रात दिन एक कर रखा था, लेकिन वल्ली कहीं था ही नहीं खा रही थी। बेचारे का मरकर ही पीछा छूटा। जो समस्या जीते जी हल न कर सका, मरने के बाद अपने आप खत्म हो गई। पिताजी की निराशा भरी आवाज से कमरे में मनहूस रात का आतंक जैसे धीरे धीरे उतरने लगा। घर के वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मौत किसके यहाँ हुई और मातम हमारे यहाँ मन रहा था। भैया, शायद 2-4 महीने में आप भी ओवर एज हो जाएंगे, सुधीर ने कहा तो जैसे सोते से चौंक गया। उस क्षण पिताजी का चेहरा ना जाने कैसा हो गया।
उनकी आंखों में असीम वेदना टपक रही थी। मुझसे देखा नहीं गया। घबराकर मैंने उधर से नजरें हटा ली। कमरे में फैल गए सन्नाटे को तोड़ने की गरज से मैंने सुधीर से कहा, हाँ मैं, लेकिन तुझे क्यों चिंता हो रही है? नौकरी ना मिले ना सही, हाथ पाँव तो सलामत है। अभी से तू क्यों सोचता है इन बातों को? अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। अम्मा और पिताजी के सामने ये बुजुर्गियत भरे वाक्य में पता नहीं कैसे कह गया। उस रात बहुत देर तक नींद नहीं आई। सुधीर कहाँ तक सोच गया था। मुझे उस पर कभी आश्चर्य और कभी दुख हो रहा था। इस ढंग से नौकरी पाने की कल्पना मात्र से रोमांच हुआ है। मन ही मन अम्मा की बात को मैंने कम से कम 10 बार दोहराया। आग लगे ऐसी नौकरी में, लेकिन मन का यह छलावा ज़्यादा देर टिक ना सका। पाँव के नीचे आधार बहुत कमजोर हो तो चाहे जितना सीना फुलाकर मुट्ठियां आकाश में तानो, मन तो पाँव के नीचे ही चक्कर काटता रहे। ज्यों ज्यों पिताजी का रिटायरमेंट नज़दीक आ रहा है, मुझे लगता है त्यों त्यों घर की दीवारें जमीन में नीचे धंसती जा रही हैं। तो क्या इस घर को बचाने के लिए पिताजी को भी खन्ना की तरह? उफ, हद हो गई। मैंने मनी मन स्वयं को बहुत भारी गाली दे डाली। सोने की कोशिश में सिर से चादर लपेटकर लेटा रहा।